हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में हम व्याकरण को शुरू कर रहे हैं। इससे पिछले क्लास में आपको हम बताए थे हिंदी के सिलेबस को समझाए, तो उसमें बताए थे कि आपको कहाँ से कितने मार्क्स आते हैं, कितने व्याकरण से आते हैं, कितने हिंदी बुक से आते हैं। तो उसमें आपको हम बताए थे कि जो हिंदी में जो व्याकरण से ऑब्जेक्टिव आते हैं लगभग 20 से 25 ऑब्जेक्टिव व्याकरण से आते हैं। तो 20-25 ऑब्जेक्टिव को हल करने के लिए आपको व्याकरण के कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना चाहिए, ये चीज़ हमको आप बता चुके हैं, आपको हम बताए थे। ठीक है, तो आज उसी का हम फर्स्ट टॉपिक यानी वर्णमाला को पढ़ाएंगे। अगर आज के इस क्लास को आप शुरू से एंड तक देख लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर फिक्स है। हर बार ये वर्णमाला से लगभग 3 से 4 सवाल आते हैं। ठीक है, तो अगर शुरू से अंत तक इस क्लास को देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर जो इनसे आने वाले हैं कभी गलत नहीं हो सकता है। इसलिए आप अगर क्लास 10th के स्टूडेंट 10th या देखिए व्याकरण किसी एक क्लास के लिए नहीं होता, व्याकरण सब क्लास के लिए सेम होता है, या 9th में या 10th में 11th 12th किसी में भी हैं, तो आप इस क्लास को एंड तक देख सकते हैं। क्योंकि जैसे 12th के जो हिंदी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ऑब्जेक्टिव से व्याकरण से आते हैं। तो अगर यहाँ वर्णमाला आप पढ़ लिए तो वही वर्णमाला उसमें भी है क्या, उसमें वर्णमाला कुछ दूसरा होगा, नहीं होगा, सेम रहता है। तो आप किसी भी क्लास के अगर हैं तो आप व्याकरण को देख सकते हैं, इस क्लास को देख सकते हैं। जैसे कि आप पीछे जब 8, 9, 7, 6, 5 में पढ़े थे तभी भी आप व्याकरण पढ़े थे। तो व्याकरण हर क्लास के लिए होता है, किसी एक क्लास के लिए नहीं होता है। ठीक है, अगर आप तो हम इस चैनल पे क्लास 10th को ही पढ़ा रहे हैं अभी। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको शुरू से एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में पूरा वर्णमाला को पढ़ाएंगे। ठीक है, और इसके बाद दूसरे क्लास में फिर दूसरे टॉपिक को पूरा शुरू से एंड तक ख़त्म पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज वर्णमाला का लगभग 20 मिनट का क्लास होगा, इसमें पूरा वर्णमाला आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो इसलिए आप एंड तक बने रहें। और अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट अगर नहीं हैं तो आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उन तक पहुँच सकें। तो चलिए हम अब क्लास को शुरू करते हैं। तो लिखिए, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, इन वर्ण हम उसे कहते हैं जिनका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे में लिख लीजिए क, ठीक है, ख, ग, इस प्रकार से बहुत सारा। ठीक है, इनका हम खंड या टुकड़ा और नहीं कर सकते हैं, इसका हम वर्ण बोलेंगे। ठीक है, जैसे ये राम लिखे, क्या लिखे हैं बताइए, इस राम का खंड या टुकड़ा हम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, जैसे राम है, इसका खंड या टुकड़ा करेंगे। अगर अलग करना है तो रो क्या है, रो में कौन मात्रा आ लगा हुआ है तो इसमें आ हलंत लग जाएगा, आ इसका बाहर होगा इस प्रकार से। ठीक है, मोह में कोई मात्रा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसमें ओ लगा हुआ। ठीक है, तो मोह को हम इस प्रकार लिखेंगे, हलंत लग जाएगा, ओ बाहर हो जाएगा। देखिए, तो हम ये राम का खंड या टुकड़ा कर सकते हैं, जैसे राम लिखा हुआ था, इनका हम खंड या टुकड़ा कर सकते हैं। तो इसको हम वर्ण बोलेंगे, पूरे को नहीं, इसको हम शब्द क्या बोलेंगे, शब्द। तो हम वर्ण किसको बोलते हैं? जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते, जैसे कि ये क, ख, इसका और टुकड़ा नहीं हो सकता है, तो ये वर्ण है। जिसका हम खंड या टुकड़ा कर सकते हैं उसको हम वर्ण नहीं बोलेंगे। जैसे कि हम राम का भी देखें, राम का खंड हो जाता है, टुकड़ा हो जाता है, तो राम वर्ण नहीं, ये क्या एक शब्द है। क्या है, समझ गए होंगे? ठीक, यानी वर्ण हम अक्षर को कहते हैं। ठीक है, अगर शॉर्ट में बोला जाए वर्ण किससे कहते हैं? वर्ण अक्षर को कहते हैं। वर्ण मतलब अक्षर ही होता है। ठीक, परिभाषा लिखे गए हैं, तो शायद आप वर्ण के बारे में समझ गए होंगे। ठीक, तो वर्ण तो आप समझ गए। तो वर्ण क, ख से शुरू होता है, तो अब उससे आप समझ लीजिए आप वर्णमाला किसे कहते हैं। दूसरा सवाल, ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला ये मिला हुआ रहता है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो बताइए इसका क्या हो सकता है आंसर। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं देना है। वर्णों के समूह को हम वर्णमाला बोलते हैं। वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं। कैसे? जैसे कि देखिए, वर्ण कहाँ क से शुरू हुआ था, इस प्रकार से क, ख, ये क पूरा होगा, फिर क्या होगा, च छ होगा, यहाँ पे च छ डॉट डॉट। ठीक है, फिर क्या होगा, टोठ होगा, फिर क्या होगा, तोथ होगा, है ना। इस प्रकार से फिर क्या होंगे, पफ होंगे। इस प्रकार से कहाँ तक चलेगा, ये ए तक, अंत तक चलेगा, ए तक। इस प्रकार डॉट डॉट कहाँ तक चलेगा, ए अंश स्वर और विसर्ग तक, अंत में ए का वही होता है।
इस प्रकार से, यानी क ख से लेके अंग स्वर अविसर्ग तक ये पूरे समूह को हम क्या लिखा हुआ, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं, यही नहीं एग्जाम लिखे हैं हम आंसर में। तो वर्ण के समूह, तो ये क ख से लेके ये अंग स्वर अविसर्ग तक ये क्या है, पूरा वर्ण का ही समूह है ना। इस वर्ण के समूह को हम बोलते हैं वर्णमाला। इस पूरे का नाम यानी वर्णमाला, ये पूरे का नाम क्या हो गया, वर्णमाला। ठीक है, यानी क ख से लेके अंग स्वर अविसर्ग तक ये पूरे वर्ण के हम समूह को बोलते हैं वर्णमाला। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि इस वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, क्या बताइएगा। सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो ऑप्शन आपके दिए हुए रहेंगे। तो वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, सवाल लिख दें क्या, आप लिख लीजिएगा। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण। कितने वर्ण होते हैं, वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, आप काउंट कर सकते हैं। और ये 52 वर्ण जो है इसके अंदर में 52 वर्ण है, इसमें कुछ स्वर वर्ण भी है, कुछ व्यंजन वर्ण भी है। ठीक है, तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, अब इसके बारे में हम देखेंगे। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं स्क्रीन पे लिख दिए, अब इनको पढ़ लीजिए, या तो हम पढ़ते हैं, आप सुनिए ध्यान से। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण की परिभाषा यहाँ हम लिख दिए, व्यंजन के बारे में नहीं लिखे हैं। ठीक है, पहले हम स्वर के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर व्यंजन के बारे में समझेंगे। तो लिखे में जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उसको स्वर वर्ण कहते हैं। मतलब जिस वर्ण का उच्चारण का मतलब होता है बोलना, जिस वर्ण को बोलने में यानी जिस वर्ण के उच्चारण करने में कोई दूसरा वर्ण नहीं आता हो उनको हम बोलेंगे स्वर वर्ण। जैसे हम बोलेंगे अ, क्या बोलेंगे अ बोलने में कोई दूसरा अक्षर का यह सहायता नहीं ले रहा है, तो ठीक है ये स्वर है। जैसे बोलेंगे आ बोलने में कोई दूसरा अक्षर नहीं आ रहा है, तो ये स्वर है। जैसे कि हम बोलेंगे क, क्या बोलेंगे क, बताइए क बोलने में केवल क ही आता है कि कोई दूसरा वर्ण भी आ जाता है। अगर कोई दूसरा आ रहा है तो ये व्यंजन होगा, अगर दूसरा कोई नहीं आ रहा है तो ये स्वर होगा। तो बोलिए क बोलने में हम क बोलना चाहते हैं लेकिन इनके साथ अ भी आ जाता है। क बोलने में अंत में अ आता है, ये स्वर नहीं है क्योंकि ये दूसरे की सहायता से बोला जाता है। ये क जो बोलते हैं हम, ये इनकी सहायता ले लिया, इनका सहायता ये ले लेता है, तो ये व्यंजन है। क्या है, जो अगर सहायता लेके उनका उच्चारण किया जाए वो व्यंजन होता है। ठीक, और जिनका उच्चारण करने में वो किसी दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लेगा उनको हम बोलेंगे स्वर। क बोलने में अ आ जाता है, जैसे आप ख बोलिए ख बोलने में अंत में अ आ जाता है, इसका मतलब ये भी क्या है, व्यंजन है। तो समझ गए होंगे, जिस अक्षर को हम जब बोलते हैं उस अक्षर को बोलने में कोई दूसरा अक्षर ना हो, मतलब किसी दूसरे की सहायता नहीं ले, स्वयं अपने से अगर बोला चले जाता है उनको हम स्वर कहेंगे, और नहीं अगर वैसा होता तो उसको व्यंजन कहते हैं। ये क ख ग इस सब में अ आ जाता है तो ये व्यंजन है। ठीक है, चलिए तो समझ गए। अच्छा अब ये समझ लीजिए, तो आप समझ गए ये सब अ आ। अच्छा इसको पढ़ते कैसे हैं, अ आ हर्षई दीर्घई, कितना बच्चा इसको पढ़ते हैं, हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ ऐसे पढ़ते हैं, या तो इसको ऐसे भी पढ़ते हैं। देखिए हर्षई जो हम बोलते हैं, हर्षई ये होता है इसका मात्रा, हर्षई ये बोल रहे हैं, हर्षई ये हुआ, ये दीर्घई लिखा हुआ, इस प्रकार ये मात्रा होता है दीर्घई, लेकिन इसका वास्तविक ओरिजिनल वास्तविक रूप क्या है, अ आ, इसको ई बोला जाता है। ये छोटा ई बड़ा ई हुआ, यानी इसको जब बोलते हैं थोड़ा खींच के बोलते हैं, लंबा ई, इस प्रकार से इसको ये ई, इसको थोड़ा लंबा थोड़ा टाइम तक बोलते हैं इनको। ठीक है, उससे बढ़िया है ऊ, यानी थोड़ा जोर से बोलते हैं, इसको खींच के बोला जाता है। तो हम कई बार बच्चे पढ़ते हैं अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ, तो इसका जो ये हर्षई बोल रहे हैं इसका ये मात्रा है। ठीक है, चलिए और यहाँ क्या है, री ए ऐ ओ औ, तो स्वर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर बोले स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, तो देख लिया आप कितना है, 11 है। कितने हैं, स्वर वर्ण की संख्या 11 है। ठीक है, अगर बोला जाए कि कुल स्वर वर्ण की संख्या कितना है, तो आपको 13 बोलना पड़ेगा। कुल स्वर अगर बात करें तो उसमें अंग स्वर और अविसर्ग ये दोनों भी आ जाता है। कुल स्वर वर्ण की संख्या कितने हैं, 13 बोलना है। कुल अगर बात करें, कुल स्वर वर्ण अगर बात करें तो बोलना है 13, ऐसे 11। ये बिल्कुल ना स्वर है ना इसको व्यंजन हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो अंग स्वर बोलते हैं, अंग ये इसी का अंग स्वर इसी का नाम है, लेकिन ये औ की सहायता से औ का सहायता लेता है। अंग स्वर बोलने में औ का सहायता ले रहा है, इस प्रकार से व्यंजन भी हो रहा है। ठीक है, और इसको स्वर में भी ये आ जाता है।
अंग स्वर, बोलने में अंग आ जाता है, ठीक है, ये स्वर भी हो जाता है, और वे ये भी वही है, ठीक है। तो अगर कुल की बात करें, कुल स्वर कितने होते हैं, तो कुल स्वर 13, अगर ऐसे बोले स्वर वर्ण की संख्या 11 होते हैं, इतना याद रखना है। चलिए अब देखिए इसमें जो स्वर वर्ण है इसको मिटाते हैं हम। ये यहाँ जो स्वर वर्ण है 11 स्वर वर्ण हम जो लिखे हैं, इसमें भी कई प्रकार के स्वर हैं। अगर बोलेगा हरस स्वर कितने हैं, हरस स्वर की संख्या कितनी होते हैं, हरस स्वर की संख्या कितनी होती है, पहले जान लीजिए हरस स्वर किसको बोलते हैं, जिसमें एक मात्रा का समय लगे उनको हरस स्वर कहते हैं। एक मात्रा वाला कौन, जैसे अ क्या है, अ आपका हरस स्वर है, ये ई भी हरस स्वर है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ये ऊ हरस स्वर हो जाएगा, और ये री आपका हरस स्वर है, ठीक है। देखिए और अगर दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर, इसमें दीर्घ स्वर कौन कौन है, दीर्घ स्वर में आपका बड़ा वाला आ जाएगा आ, और ये दीर्घई आ जाएगा, और उनके बाद ये दुर्गऊ हो जाएगा, ठीक है। यानी ये छोटा वाला हरस स्वर में आता है, अब बड़ा वाला दीर्घ में आता है, जिसमें 2 मात्रा, जैसे आ क्या है, देखिए ओ आ, ये दोनों में कौन बड़ा हुआ आपका, अ आ, यानी बड़ा वाला दीर्घ होगा, बड़ा वाला दीर्घ, छोटा अ बड़ा अ ऐसे भी पढ़ते हैं, छोटा ई बड़ा ई, छोटी ऊ बड़ी ऊ। तो बड़ी वाला दीर्घ में, बड़ी वाला किस में आएंगे, दीर्घ में, और छोटा वाला हरस्व में आएगा, ऐसे भी पढ़ा जाएगा, छोटा अ बड़ा आ ऐसे भी पढ़ते हैं, छोटा ई बड़ी ई छोटी ऊ बड़ी ऊ। तो छोटा वाला हरस्व में, छोटा वाला हरस्व में, और बड़ा वाला दीर्घ में, ठीक। और अच्छा इधर भी छोटा बड़ा है, इधर नहीं, ये संयुक्त स्वर है, इधर और बचे हुए और भी है, ये संयुक्त स्वर है, ठीक है। जैसे कि अगर बोला जाए कि हरस्व स्वर की संख्या कितनी है, बताइए 1 2 3 4, ऑब्जेक्टिव में पूछता है हरस्व स्वर की संख्या कितनी है, ऑप्शन दिया रहेगा तो आपको 4 बोलना है। अगर बोलेगा दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, तो 3, दीर्घ स्वर कितने हैं 3, और एक स्वर आपका बच गया इसमें संयुक्त स्वर, क्या बचा, संयुक्त स्वर। तो बताइए इसमें संयुक्त स्वर कौन, संयुक्त स्वर किसको बोलते हैं, जो स्वर 2 स्वर वर्ग के मिलने से बना है, 2 स्वर के मिलने से जो स्वर बना है उनको हम बोलते हैं संयुक्त स्वर। तो देखिए ये ई क्या है, ए से लेके यहाँ तक ये क्या है, संयुक्त ही है, ठीक है। ये 2 स्वर मिलके तब ये बना है, और ये अंग स्वर और विसर्ग भी, ये 2 स्वर मिलने से तब ये बना है, ठीक है। तो देखिए किस किस वर्ण से ये मिलके बना है आपको भी हम बताते हैं, ठीक। तो देखिए तो संयुक्त स्वर में आते हैं ए, ये संयुक्त स्वर है, ऐ ओ औ अंग अविसर्ग। कितने संयुक्त स्वर हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो संयुक्त स्वर कितने हैं, 6 हैं। कितने संयुक्त स्वर है, 6। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, 6 बोलना है। तो अब देखते हैं कौन कौन स्वर मिलके ये संयुक्त स्वर बना है। जैसे कि ए क्या है, ए है ना, तो ये ओ प्लस ई, ओ और ई ये दोनों से मिल के तब ए बना है, ठीक है। 2 स्वर से मिल के बना, इसलिए उनको बोलते हैं संयुक्त स्वर। जैसे यहाँ पे ओ प्लस ए से मिल के बना ए, ठीक। और ये ओ प्लस ऊ ये दोनों से मिल के बनता ऊ, यहाँ दिया है अ प्लस ऊ, इनसे मिल के औ बनता है। और यहाँ अ प्लस अंग स्वर, ठीक है, ये अनुस्वर है, ये दोनों मिल के अंग स्वर बनता है, अ प्लस विसर्ग अ बनता है। तो इस प्रकार से संयुक्त स्वर 6 होंगे, और ये 2 स्वर के मेल से बना है, इसीलिए इनको बोलते हैं हम संयुक्त स्वर, ठीक। समझ गए होंगे इसको आप। अब पढ़ते हैं व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन तो आप समझ ही गए, स्वर अगर समझ गए तो आप व्यंजन समझ गए। तो व्यंजन क्या है, तो व्यंजन का परिभाषा वही बोलना, उसका उल्टा स्वर का। तो व्यंजन ऐसे ही पढ़ दीजिए। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है तो उनको हम बोलते हैं व्यंजन वर्ण, ठीक है। जैसे कि आपको हम समझा ही चुके हैं पहले की, जैसे अगर बोलेंगे हम च, क्या बोलेंगे, च जब बोलते अंत में अ आ जाता है, इसका मतलब ये व्यंजन है, ये क्या है, व्यंजन है, ठीक है। समझ गए। अच्छा व्यंजन वर्ण क्या होता है बताइए। अच्छा ये बताइए, व्यंजन वर्ण को कभी भी अगर हम लिखते हैं हलंत के साथ, क्या लिखना है, व्यंजन वर्ण को हलंत के साथ, अगर ये क हम लिखें, ये क बगैर हलंत वाला है, इसका मतलब इसमें अ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, अ क, ये क जो है इसमें कोई मात्रा नहीं दिख रहा। अच्छा एक चीज़ तो आपको बताना नहीं भूल गए, जैसे कि ये स्वर के बारे में पढ़ दिए, क्या स्वर आपका 11 है, तो इसका मात्रा भी पढ़ दीजिए। सबका मात्रा होता है, केवल अ का मात्रा नहीं होता, अ का मात्रा नहीं होता, आ का मात्रा होता है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ठीक, ले लेंगे।
देखिए औ का कोई औ का मात्रा नहीं होता, औ का मात्रा नहीं होता है। आ का मात्रा ये होता है और ये हर्षई का मात्रा इस प्रकार से होते हैं। दीर्घई का मात्रा ये होता है, ये हर्षऊ का मात्रा हुआ और ये क्या हो गया, इसको लिख खींच देते, ठीक है। और ये दुर्गऊ का मात्रा इस प्रकार होता है, ये री का मात्रा ऐसे होता है और ये ए है, इसका मात्रा इस प्रकार होते हैं। अय है, इसका मात्रा ये डबल ऊपर में दूगो एक होता है। औकर का मात्रा ये हो गया, ये औकारों का मात्रा। अंग स्वर का मात्रा इस प्रकार के होते हैं और विसर्ग का मात्रा इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। देखिए तो अगर ऐसे पूछा जाए किस स्वर की मात्राएं नहीं होती है, तो औ स्वर का मात्रा नहीं होता है, ठीक। तो हम बता क्या रहे थे आपको, तो ये अगर पूछा जाए मात्राएं कितनी होती है, मात्राएं देखिए ये भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में, मात्राएं कितनी होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने मात्राएं होते हैं, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मात्राएं 12। कितने मात्राएं होते हैं, 12 मात्राएं होते हैं, ठीक। और जैसे बता रहे थे हमको क्या बता रहे थे, जैसे ये क है, क्या है, देखिए व्यंजन को कभी भी अगर लिखते हैं हलंत के साथ लिखते हैं। अगर हलंत नहीं है समझ लीजिए इसमें स्वर भी शामिल है, ठीक। अगर हलंत लगा हुआ तो व्यंजन वर्ण है, अगर हलंत नहीं है तो समझ लीजिए उसमें स्वर मिला हुआ है। जैसे कि हम बोले क, बताइए क व्यंजन है क्या, नहीं, क के साथ स्वर भी लगा हुआ है, इसमें कोई मात्रा नहीं दिख रहा, इसका मतलब अ है, क्योंकि अ का कोई मात्रा नहीं होता, अ का कोई मात्रा नहीं होता। जिसमें अगर हलंत नहीं लगा हुआ है और उसमें कोई मात्रा नहीं दिख रहा है, समझ लीजिए उसमें अ मिला हुआ है। अगर इसका अ को हम बाहर करेंगे तो को इसमें स्वर शामिल है, ठीक है। तो जैसे स्वर इसका बाहर होगा तो इससे हलंत लग जाएगी, व्यंजन बन गया, तो यानी अ बाहर हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। इस क को जब हम बोलते हैं तो ये अ का सहायता ले लेता है, तो ये व्यंजन हो गया क, समझ गए। जैसे कि ये तो व्यंजन कभी भी लिखना है इस प्रकार से, क ख, हलंत वाला अगर है तो इसका व्यंजन घ। हलंत वाला अक्षर व्यंजन आधा होता है, व्यंजन क्या होता है, व्यंजन हमेशा आधा होता है। हलंत जिसके भी नीचे लगा हुआ वो अक्षर आधा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक वो शब्द आपको हम लिख के दिखाते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं क्या, छुट्टी, छुट्टी लिखना जानते हैं कैसे लिखते हैं, छ ट हलंत देखिए ट दीर्घी का, ऐसे भी छुट्टी लिखते हैं और कई बार ऐसे भी छुट्टी हम लोग लिखते हैं, ऐसे देते हैं फिर ऐसे करके ऐसे। तो क्या दोनों छुट्टी सही है गलती है, दोनों गलती या सही है, देखिए दोनों सही है। ऐसे भी आप छुट्टी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या है, आप ट संयोगी इस प्रकार नहीं देखिए, इस प्रकार भी देख सकते हैं। ट के नीचे हलंत लगा मतलब आधा ट ही है, और नीचे लगा है इसका मतलब आधा ट है। तो ऐसे ऐसे दोनों तरीका से सही होता है। हलंत यानी जिस अक्षर में लग गया वो अक्षर आधा होता है। तो अब ऐसे लिखिए हलंत लगा के, या तो ऐसे लिखिए। जैसे कि और एक आपको हम बताते हैं, जैसे कि हम और कुछ लिखना चाहें, जैसे हम लिखेंगे लड्डू, क्या लिखेंगे, लड्डू भी इस प्रकार से हम लिखते हैं, ल ड हलंत ड दीर्घ का लड्डू, ठीक है। या तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, आधा डो आप इसका नीचे भी दे सकते हैं, इस प्रकार भी लिखते हैं, ठीक। तो यानी आपको याद रखना, हलंत जिस अक्षर के नीचे लगा वो अक्षर व्यंजन है, और हलंत लगने पे वो अक्षर आधा होता है। व्यंजन हमेशा आधा होता है, वो स्वर जब तक नहीं मिलेगा वो पूरा नहीं होगा, ठीक। तो अभी थोड़ा सीख लीजिए ये सब, क्योंकि आगे जो है संधि विच्छेद करने में काम आएगा, वर्ण विच्छेद करने में काम आएगा। जैसे कि ये इसमें पहरसी, ये पहरसी हैं, देखिए। तो इनका अगर स्वर को हम अलग करेंगे तो प के नीचे हलंत लग जाएगा, इसमें कौन मात्रा लगा हुआ है, सही, इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके ज़्यादा इसका पूरा डिटेल्स हम जब संधि पढ़ेंगे उसमें समझाएंगे, ठीक। तो स्वर के बारे में आप सभी चीज़ यानी वर्ण के बारे में आप सब समझ गए, ठीक है। और बाकी बचे हुए क्या अभी, उच्चारण स्थान, ठीक है। एग्जाम में इम्पोर्टेंट है उच्चारण स्थान, हर बार एग्जाम में पूछता है किस वर्ण का उच्चारण स्थान। जैसे बोलेगा क का उच्चारण स्थान क्या है, त का उच्चारण स्थान क्या है, ये बिल्कुल ईजी है। चलिए अब उनको देखते हैं हम। तो देखिए उच्चारण स्थान तो लिखे हुए हैं, कंठ से कौन कौन से वर्ण निकलते हैं, साउंड यानी कंठ से कौन कौन से वर्ण निकलते हैं। तो अ आ क वर्ग, क वर्ग का मतलब क ख पूरा, ठीक है। वर्ग जिसमें भी लगा रहे यानी वो आपका पूरा है, ठीक है। क वर्ग का मतलब क ख पूरा, क ख ग घ अंग तक, ह और विसर्ग। चलिए अब देखते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है।
लगभग 2 सवाल उच्चारण स्थान से जितनी बार भी आज तक एग्जाम हुए हैं हर बार आया है, ठीक है। इसलिए आप इनको रट लीजिएगा, ठीक है, याद कर दीजिएगा। ये उच्चारण स्थान आप बोल के भी खुद पता कर सकते हैं कौन साउंड कहाँ से निकलता है, यानी कौन वर्ड कहाँ से निकलता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए ये लिखे हुए हैं उच्चारण स्थान, यानी कौन वर्ण किस स्थान से निकलता है वो यहाँ लिखे हुए हैं। यहाँ पे है वर्ण, ठीक है, और यहाँ वर्ण का नाम, ठीक। तो जैसे कि कंठ से कौन कौन से आवाज़, कंठ समझते हैं, ये होता है कंठ। यहाँ से कौन कौन से वर्ण निकलते हैं, अ बोल के देखिए आप, जब बोलते तो आवाज़ कहाँ, यहीं से आ रहा है, ठीक है। आ क, ठीक है, क वर्ग है, क ख पूरा, क ख ग घ अंग, ये पूरा वही से निकल रहा, कंठ से ही आ रहा। ह और विसर्ग ये भी कंठ से ही आते हैं, ठीक है, बोल के देख सकते हैं। तो कंठ से कौन कौन से वर्ण निकलते हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। और इस वर्ण का नाम है कंठ। ये वर्ण का नाम से क्या मतलब, अगर बोल देगा ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से कौन सा कंठीय वर्ण है, कौन से कंठीय वर्ण है, तो ऑप्शन में इतनी में से कोई एक रहेगा, बाकी 3 अदर रहेगा, तो आपको उनमें चुनना है। तो आप सिर्फ इसी को याद रखिएगा, वो आप ऑटोमेटिक अपने आप बोल दीजिएगा आप, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि कंठ से ये सब वर्ण निकलते हैं, तो कंठ का ही कंठीय वहाँ कर दिया है, ठीक है, वही नाम है ना कंठीय, यानी ये लग गया है। तालु है तो तालवीय है, मूर्धा का मूर्धन्य है, दंत का दंतीय है, औष्ठ का औष्ठीय है, कंठ तालु का कंठ तालवीय है, कंठ ओष्ठ है तो कंठोष्ठ, दोनों को मिला दिया है, कंठ ओष्ठ अलग अलग वहाँ सटा दिया गया है। दंत ओष्ठ लिख दिया दंतोष्ठीय, नासिका है अनुनासिक, तो सेम उसी के जैसा है। तो आपको सिर्फ यही दोनों को याद करना है, यानी कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, इनको आप याद रखिएगा, उधर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यही दोनों को याद करना है, ठीक, बहुत ज़रूरी है ये चीज़, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, तो तालु से कौन कौन से वर्ण निकलते हैं, हर्षई, तालु समझते हैं किसको बोलते हैं, तालु ऊपर वाले जो जबड़े हैं, ऊपर वाला जबड़ा है ना हम लोग का, जैसे नीचे में भी दांत होते हैं, एक ऊपर वाला जबड़ा होता है, ठीक है, ऊपर वाले जबड़ा में दांत से पीछे, ठीक है, यहाँ होता है तालु, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं ई, क्या बोलते हैं ई, तो जीभ थोड़ा ऊपर जाता है, ठीक है, ई च छम च छ ज, जीभ जो ऊपर सड़ता है, ठीक है, तालु में। तो इस पर ये तालु के उच्चारण स्थान है ई, ये च वर्ग, च से यहाँ च ज यहाँ तक, ठीक है। वर्ग जिसमें लग गया समझ लीजिए वो पूरा है, ठीक है, जहाँ तक वो जाते हैं च से यहाँ तक। य और स को इसलिए बोलते स तालवी है, ठीक है। अब मूर्धा से कौन कौन है, री है, ट वर्ग है, ट वर्ग ट पूरा, तो क्या है मूर्धांत स्व हम लोग बोलते भी है, मूर्धांत स्व बोलते हैं ना, यानी मूर्धा से निकलता है इसलिए मूर्धांत स्व इसको हम बोलते हैं, ठीक। और दंत से कौन कौन निकलते हैं, ल री दिया है, त वर्ग पूरा है, मतलब इस सबको वर्ण को आप बोलिएगा, दांत का जीभ जो है दांत में सड़ता है, जैसे त थ द ध, देखिए त बोलिए तो त बोलने में क्या होता है, जीभ कहाँ सड़ता है, दांत में सट रहा है, ठीक है। थ द, जीभ कहाँ सट रहा है, दांत में सट रहा है, ये नहीं दंत से निकलता है ये साउंड, ठीक है। ये त थ ल भी बोलने में जीभ दंत को स्पर्श कर रहा है, स इसको भी बोलने में जो है दांत में स्पर्श हो रहा है जीभ का, ठीक है। तो ये दंत से हो गया दंतीय, यानी आप अगर जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं कि इसका उच्चारण स्थान क्या, उनको आप बोल के देखिए, ठीक है, जीभ कहाँ सट रहा है तो वही स्थान उसका होगा, ठीक है। तो आप बोल के देख लीजिएगा। इसमें लगभग जो जितने भी हैं आधा से ज़्यादा आप अनुमान लगा सकते हैं, आधा से क्या 100%, 75% आप बोल के अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन कहाँ से लगता है, 25% को थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। बिल्कुल आसान है, इनको याद कर दीजिएगा जो आप अपने से नहीं बता पाते हैं, ठीक है। तो ओष्ठ से कौन कौन है, ओष्ठ इन होठ से उ प वर्ग प फ से म तक है, ठीक है। कंठ तालु से ए आए है, और कंठ ओष्ठ से उ औ है, और दंत ओष्ठ से वो है। दंत ओष्ठ समझते हैं, मतलब दांत का भी सट लग रहा है, ओष्ठ का भी ले रहा है, जीभ मतलब जीभ जो है दांत में भी सट रहा है प्लस होंठ में भी सट रहा है, इसलिए दोनों का नाम दिया दंत ओष्ठ। तो वो जो थोड़ा होंठ का भी सहायता ले रहा प्लस दांत में भी सट रहा है, ठीक है, इसलिए दंतोष्ठ। तो दंतोष्ठ यहाँ हो गया। इस पर नासिका से, नासिका मतलब नाक हुआ, ठीक है, वहाँ का थोड़ा सपोर्ट करते हैं, जैसे कि अंग या न म, तो थोड़ा ठीक है। तो नासिका से इसमें सहायता लिया जाता है, ठीक है, अनुनासिक। तो समझ गए होंगे इसको, ठीक है। आपको इनको याद कर देना बहुत ज़रूरी है ये, ठीक। तो आप वर्ण कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आज की इस क्लास जो आप शुरू से अंत तक देखिए, अगर बढ़िया से अगर हर चीज़ों को अगर आप समझ गए हैं, ठीक है, बिल्कुल, अगर इस क्लास में हम जो भी समझाएं अगर आप समझ गए हैं
तो आप एग्ज़ाम में कम से कम आपका 3 से 4 मार्क्स आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, क्योंकि वर्ण वाले चैप्टर से लगभग 3 से 4 सवाल रहते हैं हर बार। आज तक जो एग्ज़ाम हुआ है 3 से 4 प्रश्न वर्ण वाले चैप्टर से आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इनको अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। थैंक यू।